इकाई 2 अध्याय 4 मानव बस्तियाँ। मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिनमें मनुष्य रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए लोग मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक पोषण के आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व रखते हैं। अतः बस्ती की प्रक्रिया में मूल रूप से लोगों के समूहन और उनके संसाधन आधार के रूप में क्षेत्र का आवंटन सम्मिलित होते हैं। बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न होती हैं। उनका परिसर एक पल्ली से लेकर महानगर तक होता है। आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचना बदल जाती है और साथ ही बदल जाते हैं पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी यानी इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। बस्तियां छोटी और विरल रूप से लेकर बड़ी और संकुलित अवस्थित हो सकती हैं। विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती हैं गांव कहलाती हैं। विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती हैं गांव कहलाती हैं। दूसरी ओर कम किंतु बड़े अधिवास द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में विशेषीकृत होते हैं जो इन्हें नगरीय बस्तियां कहा जाता है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर निम्नलिखित हैं। ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक क्रियाओं से करती है। यानी जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनके जो जीवन के पोषण का आधार है वह जो है प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, जबकि नगरीय बस्तियां हैं वो एक और कच्चे माल के प्रक्रमण और तैयार माल के विनिर्माण तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर करती है। यानी जो नगरीय बस्तियां हैं जो वह तैयार माल के विनिर्माण और जो है कच्चे माल के प्रक्रमण पर सेवाओं पर निर्भर करती है। यानी द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं इन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है नगरीय क्षेत्रों में। नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। न केवल नगर निवासियों को बल्कि अपने भूमि की ग्रामीण बस्तियों को भी भोजन और कच्चे माल के बदले वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्राक्रियात्मक संबंध परिवहन और संचार परिपथ के माध्यम से स्थापित होता है। यानी परिवहन और संचार के माध्यम से नगरों का गांवों के बीच एक प्रकार का प्राक्रियात्मक संबंध जो है वह स्थापित होता है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियां सामाजिक संबंधों, अभिवृत्ति और दृष्टिकोण की दृष्टि से भी भिन्न होती हैं। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं और इसलिए उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ रूप से होते हैं। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग जटिल और तीव्र होता है। यानी भागम दौड़ भरा होता है और सामाजिक संबंध जो हैं वह औपचारिक होते हैं, फॉर्मल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र के विस्तार और अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित होता है। भारत में कुछ सौ घरों से युक्त सहत अथवा गुच्छित गांव विशेष रूप से उत्तरी मैदानों में एक सार्वत्रिक लक्षण है। फिर भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां अन्य प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए अनेक कारक और दशाएं उत्तरदायी हैं। इनके अंतर्गत पहला है भौतिक लक्षण। भौतिक लक्षणों में आता है पहला भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता। दूसरा है सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक। उसमें आता है सामाजिक संरचना, जाति और धर्म, इनमें आते हैं सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक में। और तीसरा है सुरक्षा संबंधी कारक। सुरक्षा संबंधी कारकों में चोरियों और डकैतियों से सुरक्षा जो है करते हैं। चोरी और डकैतियों से सुरक्षा करते हैं जो इस प्रकार के जो बस्ती होते हैं। बृहद तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा जा सकता है। ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकार में रखा जा सकता है भारत में। पहला है गुच्छित, संकुलित अथवा आकेंद्रित। दूसरा है अर्धगुच्छित अथवा विखंडित। तीसरा है पल्लीकृत और चौथा है परिक्षिप्त अथवा एकाकी। तो पहला है गुच्छित बस्तियां यानी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक सहत अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चारागाहों से पृथक होता है, यानी अलग उससे होता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि आयताकार,
अरिये, रैखिक इत्यादि। ऐसी बस्तियां प्रायः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। उत्तर पूर्वी जो जितने राज्य हैं उनमें पाई जाती है। कई बार लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से सहत गांव में रहते हैं ताकि वे जो है सुरक्षा खुद को महसूस कर सके। जैसे कि मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में। राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने सहत बस्तियों को अनिवार्य बना दिया। यानी जहाँ पे जल की जो है पाई जाती है जल, वहाँ पे जो है बस्तियाँ अधिक रूप में सहत पाई जाती है। यानी वहाँ पे बस्तियाँ एक दूसरे से अधिकतम जुड़ी होती हैं। दूसरा है अर्धगुच्छित बस्तियाँ यानी सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियाँ परीक्षित बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े सहत गांव के संपृक्थन अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो सकता है। यानी जब किसी बड़े का जो गांव होता है वह उसका जब पृथक्करण होता है, यानी जब अलग अलग कुछ विकास की प्रक्रिया में अलग अलग जगहों पे बसने लगते हैं उस गांव के आसपास, तो यह इस प्रकार की जो है अर्धगुच्छित बस्तियां यानी सेमी क्लस्टर्ड जो सेटलमेंट्स हैं वह बस्ती है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। ऐसी स्थितियों में आमतौर पर जमींदार और अन्य प्रमुख समुदाय मुख्य गांव के केंद्रीय भाग पर आधिपत्य कर लेते हैं, जबकि समाज के निचले तबके के लोग और निम्न कार्यों में संलग्न लोग गांव के बाहरी हिस्सों में बसते हैं। ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है। तीसरा है पल्ली बस्तियां यानी हेमलेटेड सेटलमेंट्स। कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बट जाती है, किंतु उन सबका नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढानी इत्यादि कहा जाता है। किसी विशाल गांव का ऐसा खंडी भवन प्रायः सामाजिक एवं मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान में, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक हुए होते हैं। और चौथा है परिक्षिप्त बस्तियाँ यानी डिस्प्रेस्ड सेटलमेंट्स। तो भारत में परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी झोंपड़ियों अथवा कुछ झोंपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों अथवा चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। बस्ती का चरम विक्षेपण प्रायः भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधन आधार की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में बस्ती का यह प्रकार पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं नगरीय बस्तियों के बारे में। ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां सामान्यतः सहत और विशाल आकार की होती है। ये बस्तियां अनेक प्रकार के अकृषि, आर्थिक और प्रशासकीय कार्यों में संलग्न होती हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों से प्रक्रियात्मक रूप से जुड़ा होता है, अतः वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी शहरों यानी जो छोटे मोटे जहाँ पे बाजार लगते हैं वहाँ से और नगरों की श्रृंखला के माध्यम से संपन्न होता है। इस प्रकार नगर गांवों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जुड़े होते हैं और वे परस्पर भी जुड़े होते हैं। यानी जो है नगर जो होता है वह नगरों से भी जुड़े होते हैं और गांवों से भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। हमने मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत नामक पुस्तक के अध्याय 10 में जो है नगरों की परिभाषा को देख चुके हैं या देख सकते हैं। भारत में नगरों का विकास। भारत में नगरों का अभ्युदय प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। यानी जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध न हो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में थे। इसके बाद का समय नगरों के विकास का साक्षी है। यह समय 18वीं शताब्दी में यूरोपियों के भारत आने तक आवधिक उतार चढ़ावों से भरा रहा। विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है प्राचीन नगर, दूसरा है मध्यकालीन नगर और तीसरा है आधुनिक नगर। प्राचीन नगर भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। वाराणसी इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। प्रयाग, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, पटना, मदुरई देश में प्राचीन नगरों के कुछ अन्य उदाहरण हैं।
दूसरा है मध्यकालीन नगर। वर्तमान के लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा है। इनमें से अधिकांश का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ। ये किला नगर हैं जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडहरों पर हुआ है। ऐसे नगरों में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर महत्वपूर्ण हैं। तीसरा है आधुनिक नगर। अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक पतन विकसित किए। अंग्रेजों ने बाद में 3 मुख्य नोडों मुंबई, बम्बई जिसको पूर्व में कहा जाता था, चेन्नई, मद्रास और कलकत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की और उनका अंग्रेजी शैली में निर्माण किया। अपनी प्राथमिकता को प्रत्यक्ष रूप से अथवा रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ाते हुए उन्होंने प्रशासनिक केंद्रों, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया और उनमें सिविल, प्रशासनिक और सैन्य क्षेत्रों को जोड़ा। 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का भी जन्म हुआ। जमशेदपुर इसका एक उदाहरण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों जैसे कि चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि और औद्योगिक केंद्रों जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी के रूप में विकसित हुए। कुछ पुराने नगर महानगरों के चारों ओर अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हुए, यानी महानगरों के जो है चारों ओर उनके अनुषंग के रूप में विकसित हुए, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम इत्यादि। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते निवेश के साथ पूरे देश में बड़ी संख्या में मध्यम और छोटे नगरों का विकास हुआ है, यानी नगरीकरण की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। अब हम पढ़ते हैं भारत में नगरीकरण। नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है, यानी जितना जो देश की जनसंख्या है उस जनसंख्या में जो नगर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या है उसके माध्यम से हम नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं नगरीकरण को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। नगरीय केंद्रों के विवर्धन और नए नगरों के आविर्भाव ने देश में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि और नगरीकरण में सार्थक भूमिका निभाई है, किंतु नगरीकरण की वृद्धि दर पिछले 2 दशकों में धीमी हुई है। अब जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। भारत की जनगणना नगरों को 6 वर्गों में वर्गीकृत करती है, जैसे कि तालिका 4.2 में प्रदर्शित किया गया है। 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों को नगर अथवा प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर तथा 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहा जाता है। आइए हम जानते हैं नगरों को जो किस जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है उसे फिर से हम जानते हैं। तो 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है। उसके बाद में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहा जाता है, और जो सबसे छोटा जो नगर होता है, जो 1 लाख से अधिक जो है नगरीय जनसंख्या वाला जो है वो नगरीय केंद्र को नगर कहा जाता है। तो 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को नगर अथवा प्रथम वर्ग का नगर, 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर तथा 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहा जाता है। बहुसंख्यक महानगर और मेगा नगर नगरीय संकुल हैं। एक नगरीय संकुल में निम्नलिखित 3 संयोजकों में से किसी एक का समावेश होता है। पहला है एक नगर व उसका संलग्न नगरीय बहिर्बद्ध यानी आउटग्रोथ। दूसरा है बहिर्बद्ध यानी आउटग्रोथ के साथ के सहित अथवा रहित 2 अथवा अधिक संस्पर्शी नगर। और तीसरा है एक अथवा अधिक संलग्न नगरों के बहिर्बद्ध से युक्त एक संस्पर्शी प्रसार नगर का निर्माण। तालिका 4.2 से स्पष्ट है कि भारत की 60% नगरीय जनसंख्या प्रथम वर्ग के नगरों में रहती है, यानी जिनकी जनसंख्या जो है 1 लाख से कम है। या इन 468 नगरों में से 53 नगर नगरीय संकुल महानगर हैं। इनमें से 6 मेगा नगर हैं, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। 5वें भाग से अधिक यानी 21% नगरीय जनसंख्या इन मेगा नगरों में रहती है। इनमें से 1,84,00,000 नगरों के साथ बृहन मुंबई सबसे बड़ा नगरीय संकुल है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद देश के अन्य मेगा नगर हैं।
नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण। अपनी केंद्रीय अथवा नोडीय स्थान की भूमिका के अतिरिक्त अनेक शहर और नगर विशेषीकृत सेवाओं का निष्पादन करते हैं। कुछ शहरों और नगरों को कुछ निश्चित प्रकारों में विशिष्टता प्राप्त होती है और उन्हें कुछ विशिष्ट क्रियाओं, उत्पादनों अथवा सेवाओं के लिए जाना जाता है। फिर भी प्रत्येक शहर अनेक प्रकार करता है। प्रमुख अथवा विशेषीकृत प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। प्रशासन और नगर। उच्चतर क्रम के प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहरों को प्रशासन नगर कहते हैं, जैसे कि चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलांग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई इत्यादि। दूसरा है औद्योगिक नगर। मुंबई, सेलम, कोयटुंबर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि के विकास का प्रमुख अभिप्रेरक बल उद्योगों का विकास रहा है, यानी तो इन्हें औद्योगिक नगर कहा जाता है। परिवहन नगर, यानी ये परिवहन मार्ग से जुड़े होते हैं। तो ये पतन नगर जो मुख्यतः आयात और निर्यात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कार्यों में संलग्न रहते हैं, जैसे कि कांडला जो है वहाँ पे बंदरगाह है वो, कोच्चि हो गया, कोझिकोड, विशाखापट्टनम इत्यादि, अथवा आंतरिक परिवहन की धुरियाँ जैसे कि धुलिया, मुगल सराय यानी जिसका नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है, इटारसी, कटनी इत्यादि हो सकते हैं। वाणिज्यिक नगर। व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त शहरों और नगरों को इस वर्ग में रखा जाता है, यानी इस प्रकार के जो नगर हैं होते हैं जो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित रहते हैं, विशिष्टता प्राप्त करते हैं, उन्हें हम वाणिज्यिक नगर कहते हैं। जैसे इसमें आ गया कोलकाता, सहारनपुर, सतना इत्यादि कुछ इसके उदाहरण हैं। खनन नगर। ये नगर खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विकसित हुए, जैसे कि रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली। आगे है गैरिसन यानी छावनी नगर। यहाँ पे छावनियाँ होती हैं, जो सैनिक छावनी जो होती है इन नगरों में होती है। इन नगरों का उदय गैरिसन नगरों के रूप में हुआ है, जैसे कि अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर इत्यादि। इन नगरों में जो है छावनी होती है। अब धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरै, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन अपने धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध हुए। अब है शैक्षिक नगर। मुख्य परिसर नगरों में से कुछ नगर शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित हुए, जैसे कि रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद, पटना, दिल्ली इत्यादि। आगे है पर्यटन नगर। पर्यटन नगरों में जहाँ जो पर्यटन से अत्यधिक संबंधित होते हैं, जो प्रकृति से जुड़ाव का भी एक कारण बनते हैं। इनमें से प्रमुख है नैनीताल, मसूरी, शिमला, पचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उडगमंडलम, ऊटी, माउंट आबू कुछ पर्यटन गंतव्य स्थान हैं। नगर अपने प्राकारों में स्थिर नहीं है, उनके गतिशील स्वभाव के कारण प्राकारों में परिवर्तन हो जाता है। विशेषीकृत नगर भी महानगर बनने पर बहुप्रक्रियात्मक बन जाते हैं, यानी बहुत प्रकार की उनमें गतिविधियां जो है होने लगती है, जिनमें उद्योग, व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन इत्यादि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रकार इतने अंतर्गठित हो जाते हैं कि नगर को किसी विशेष प्रकार वर्ग में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, यानी इनमें से सभी जो विशेषताएं हैं वह एक साथ मौजूद हो जाती हैं, जैसे कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी, शैक्षिक रूप से भी, पर्यटन रूप से भी। अब हम पढ़ते हैं एक नया जो है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है जो आधारभूत सुविधा, साफ तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना है, जिससे क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके। साथ ही साथ कम संसाधनों का उपयोग तथा सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना में सतत तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना जो है सतत और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करे, यानी एक प्रकाश पुंज का काम करे। तो अभी तक हमने पढ़ा है, उसमें से इसका सार यह है कि किस प्रकार जो है मानव बस्तियाँ स्थापित होती हैं, ग्रामीण बस्तियों के रूप में और नगरीय बस्तियों के रूप में। हमने वर्गीकरण भी देखा, जनसंख्या के आधार पर भी, और साथ ही प्रकार्यात्मक आधार पर भी हमने वर्गीकरण को देखा। आइए अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है?
तो इसका सही विकल्प होगा भोपाल। इसमें से आगरा, पटना, कोलकाता जो ये सब हैं नगर, तो ये सब जो नगर हैं वह नदी तट पर स्थित हैं, जबकि भोपाल जो है वह नदी तट पर अवस्थित नहीं है। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नगरपालिका निगम का होना, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक। तो इसमें से जो 75% से अधिक जो है जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, ये जो है वह मतलब 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार जो है सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? तो हिमालय की इसमें प्रश्न है, पर इसमें जो विकल्प हैं वह है गंगा का जलोढ़ मैदान, उसके बाद में है राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश, तीसरा है हिमालय की निचली घाटियाँ, और चौथा है उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियाँ। तो इसमें से सही विकल्प है गंगा का जलोढ़ मैदान। और चौथा और अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? तो क विकल्प है बृहन मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई। ख विकल्प है दिल्ली, बृहन मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ग विकल्प है कोलकाता, बृहन मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और जो है घ विकल्प है बृहन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो इसका सही विकल्प जो है विकल्प घ। तो आज की इस वीडियो में हमने मानव बस्तियों के बारे में पढ़ा, जो कक्षा 12 की जो है वह मानव जो भूगोल जो कक्षा 12 की जो पुस्तक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उसी से रिलेटेड है। उसी का जो है यह 4th जो है चैप्टर है, अध्याय 4 है। धन्यवाद।